स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबट के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्यों दोस्तों हम लोग देखने वाले क्या देखने वाले हैं सर आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं 27 मार्च को दोस्तों विज्ञान यानी कि साइंस का एग्जाम होगा दोस्तों। उसके लिए आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 40 मोस्ट इंपोर्टेंट VVI MCQ प्रश्न को दोस्तों आज ही की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो दोस्तों आपके विज्ञान के साइंस के पेपर में ठीक है 27 मार्च को दोस्तों जिस प्रकार से मैथ का क्वेश्चन देखने को मिला, हिंदी का देखने को मिला, ठीक है, और सोशल साइंस को दोस्तों देखने को मिला, उसी प्रकार से दोस्तों 27 मार्च को आज के इस वीडियो को देखकर ठीक है 40 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ प्रश्नों को सोल्व करके दोस्तों आपका डायरेक्ट जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 27 मार्च को साइंस के पेपर में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और जितना भी दोस्तों नुजाओ शेयर कीजिए, और अगर दोस्तों चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों पिछले वीडियो में जो सब्सक्राइब करके रखे थे उनको पिछले वीडियो से दोस्तों बहुत फायदा मिला और मैथ में सभी स्कोर जो है 40 में 40 करके आए हैं। ठीक है, चलिए, और सब्जेक्टिव में दोस्तों जो क्वेश्चंस बताए थे वही क्वेश्चंस आया था। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाला हर नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास पहुंच सके और आप अच्छा से अच्छा नंबर दोस्तों बोर्ड एग्जाम में ला सके। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हो। जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का ये वीडियो साइंस के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो जो आपके 27 मार्च के विज्ञान के पेपर को सबसे ज्यादा आसान और बेहतर बनाने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों कहता है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए दोस्तों बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखिएगा। समान साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए बीम को ठीक है यहां पर समान साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां पर आप रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग उत्तल लेंस के सामने दोस्तों अगर फोकस दूरी के दुगने दूरी पर दोस्तों रखें, यानी कि जैसे छोटा सा हम लोग आकृति बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों होता है ये आपका F1 हो गया और ये आपका 2F1 हो गया। ठीक है, अगर तो हम लोग बीम को यहाँ पर रखेंगे तो इसका समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। ठीक है, यही अगर दर्पण का बात आता है दोस्तों अवतल दर्पण का दोस्तों तो हम लोग सी पर रखते हैं तो जिसके कारण उसका समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और सामने में। ठीक है, चलिए 2 नंबर का था दोस्तों ध्रुव तथा वक्रता केंद्रों को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं। तो ध्रुव और ठीक है ये आपका रहा, मान के चलिए छोटा सा दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल्स लेते चलेंगे। ये अवतल दर्पण दोस्तों ये आपका P है यानी कि ध्रुव है, और ये आपका क्या बोलता है वक्रता केंद्र यानी कि ये C है। ये वाला दोस्तों अगर मिलाएगा ये रेखा दोस्तों क्या कहलाता है तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस कहलाता है यानी कि मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर क्या कहता है सर जी, कहता है कि दाढ़ी बनाने में ठीक है दाढ़ी बोले या हजामत बोले बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है। दोस्तों ये तो आप बच्चा से पढ़ रहे होंगे और कई बार मैं आपको बताऊंगा। तो ये दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 4 नंबर का था दोस्तों अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। अवतल लेंस की दोस्तों फोकस दूरी कैसे होती है, अवतल दर्पण बोले या अवतल लेंस बोले दोनों का फोकस दूरी ऋणात्मक में होता है। ठीक है, यानी कि माइनस में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और जो लाइक नहीं किए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों जितने भी आपके दोस्त हैं उनको जरूर से जरूर एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो जब वस्तु कहाँ था। अवतल दर्पण के द्वारा एक केस है दोस्तों अवतल दर्पण में जब वस्तु प्रतिबिंब का पीछे बनेगा। ठीक है, ये दोस्तों अवतल दर्पण ये फोकस ये आपका ध्रुव है, ये आपका सी है, ये आपका एफ है, ये हो गया मुख्य अक्ष। अगर सो वस्तु को एफ और पी और बोले या एफ और पी के बीच में रखिएगा दोस्तों इसका जो उल्टा भी यहाँ पर सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा दोस्तों, और ये आपका जो काल्पनिक बनता है। ठीक है, क्या बोलता है तो दर्पण के पीछे यानी कि काल्पनिक। तो कहाँ रखे हम लोग तो पी और एफ के बीच में रखिए यानी फोकस दूरी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या ध्रुव इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पी तथा एफ के बीच यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 6 नंबर का था दोस्तों आंख के रंगीन भागों को क्या कहते हैं। आंख का जो रंगीन भाग है दोस्तों उसको हम लोग जो आइरिस कहते हैं। ठीक है, परितार्तिका यानी कि आइरिस जिसको कहते हैं आइरिस। ठीक है, चलिए 7 नंबर दोस्तों क्या कहता है प्रश्न, 7 नंबर का था दोस्तों प्रश्न क्या कहता है देखिए दोस्तों ध्यान से। ठीक है, कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है। ठीक है, सामान्य नेत्र का दोस्तों दूरबिंदु क्या होता है आपको बताना है। तो समान दूरबिंदु बोला है, दूरबिंदु होता है अनंत। ठीक है, अनंत होता है। यही अगर दोस्तों निकट बिंदु पूछे क्या होगा इसका जवाब नीचे सभी को नीचे कमेंट करना है। ठीक है, सभी को नीचे कमेंट करना है जो वीडियो को देख रहा है और जो बोर्ड एग्जाम 27 मार्च को ठीक है बोर्ड का पेपर देने वाला। ठीक है, तो सभी का आंसर नीचे कमेंट में आना चाहिए। अब 8 नंबर का था दोस्तों प्रतिदिन सूर्य एवं सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है। तो प्रतिदिन दोस्तों सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच दोस्तों 2 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर क्या कहता है प्रश्न कहता है कि दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, क्या 1 क्या 2, नहीं सर जी 3।
डिस्टिडोस दोस्तों निकट डिस्टिडोस, डो डिस्टिडोस और जरा डिस्टिडोस, यानी कि डिस्टिडोस जो है टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो लाइक नहीं किए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर। क्या कहता कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक दोस्तों 220 वोल्ट है और 220 वोल्ट 100 वाट का है। ठीक है, तो जब इसे 110 वोल्ट में प्रचलित करेंगे तो इसकी जो है दोस्तों इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को क्या क्या बताना है। देखिए तो किसी वस्तु यहाँ पर किसी भी बल्ब का जो अनुमानतांक है दोस्तों ये भी आपका दिया गया, कितना दिया गया 220 दिया गया है और कितना वाट का है तो 100 वाट का है। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है दोस्तों आपको पता है। ठीक है, क्या होता है सूत्र होता है दोस्तों आप सभी का क्या होता है। देखिए दोस्तों इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, P बराबर दोस्तों होता है VI होता है। ठीक है, P कितना है 100 वाट है, 100 वाट लिख दीजिए। B कितना है दोस्तों 220 है, 220 है। हम लोग पहला में से दोस्तों हम लोग पहले I निकालेंगे। ठीक है, I निकालना तो I लिख दीजिए। I बराबर दोस्तों सूत्र आपका जो हो गया 100 बटे में हो गया दोस्तों 220 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया, ये दोस्तों काटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 बटे में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हम लोग I निकाले 5 बटे में 11। अब कहता है इसके द्वारा ठीक है 110 वोल्ट में ठीक है प्रचलित करते हुए इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होगा। ठीक है, P निकालना तो P बराबर हम लोग जाने कि VI होता है। P निकालना है V दोस्तों हम लोग का कितना है 110 है, 110 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 110 गुने और आपका दोस्तों I कितना निकला 5 बटे 11, 5 बटे 11 लिख दीजिए। इसको काटेगा 11 दहा का दोस्तों 110 हो गया और P बराबर दोस्तों 10 गुने 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ वाला दिखेगा, चलिए इसको हम लोग मिलाते हैं ऑप्शन में। ठीक है, देखिए ऑप्शन दोस्तों इसका जो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो। ठीक है, 50 वाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्या कहता है देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्या कहता है प्रश्न, कहता है 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 कूलम आवेश में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है दोस्तों Q बराबर NE होता है। Q हमारे दोस्तों एक है, N दोस्तों ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, चलिए N निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर 1 बटे में दोस्तों 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -90 कूलम। अब इसको दोस्तों काट लगाइए तो ये दोस्तों 0.625 में चला जाएगा और ये दोस्तों आपका जो माइनस का है ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर ठीक है +19 कूलम। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए 0.6 है, क्या था 0.625 आया। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखें 0.625 गुने 10 का पावर 19 आया। ठीक है, 10 का पावर 19 क्या आया तो इलेक्ट्रॉन आया। तो कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहला में दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नहीं है, ये आपका 8 दिया, ये गलत है, ये दोस्तों आपका भी गलत है। सी ऑप्शन को देखिए दोस्तों तो 0 पॉइंट के बाद दोस्तों 25 नहीं लिखा बल्कि 10 का पावर 19 लिखा। तो इस प्रकार से सी आपका सही होगा। अगर दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा तो इसको टिक कीजिए। ठीक है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अब 12 नंबर दोस्तों हम लोग देख लेते, कहता है चुंबकीय क्षेत्र अधिक बल प्राप्त होता है। कहाँ होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय के ध्रुव पर अधिक बल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न कहता है उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवनों का न्यूनतम वेग होना चाहिए। तो दोस्तों न्यूनतम वेग होना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर का है दोस्तों आम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया को क्या अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो आम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया दोस्तों उदासीनीकरण कहलाती है। और जो लाइक नहीं किए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, अगर दोस्तों मैथ की तरह दोस्तों साइंस में भी तहलका मचाना है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। 15 नंबर का था कि साग सब्जियों का विघटित कंपोस्ट होकर कंपोस्ट बना किस प्रकार का उदाहरण है। तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है दोस्तों, कंपोस्ट हो रहा है यानी कि ऊष्मा निकार तो ऊष्माक्षेपी अभिकार है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी का राइट भी होगा ऊष्माक्षेपी। ठीक है, 16 नंबर देखिए BaL2Na2SO2SO4। ठीक है, तो ये Ba दोस्तों ये SO4 के साथ अभिक्रिया कर लिया और Na दोस्तों ये आपका L2 के साथ अभिक्रिया कर लिया तो बनाया दोस्तों BaSO4 और 2NL बन आए। तो किस प्रकार की अभिक्रिया, तो दोनों ओर से दोस्तों अदला बदली करा तो इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर का था दोस्तों उदासीनीकरण। ठीक है, जो कि अभिक्रिया जो है अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से दोस्तों लवण और जल दोनों प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता एबीसीडी में दोस्तों एबीसीडी का पीएच मान दिया गया है 2 दिया गया, 7 दिया गया, 10 दिया गया, 14 दिया है, इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है। तो इसका दोस्तों राइट जो आंसर है वो ये ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए इसका, क्यों दोस्तों 7 से कम जितना भी रहेगा वो आपका कितना क्या रहता है तो अम्ल रहता है, 7 से ज्यादा रहता है दोस्तों उसको हम लोग क्षारक कहते हैं। ठीक है,
अब 19 नंबर का था दोस्तों एंसेटिस्ट, ठीक है, एंटेसिड का उदाहरण है, तो क्या दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों 20 नंबर का दोस्तों प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजन चूर्ण बनाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर का था उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, उभयधर्मी के ऑक्साइड का जो उदाहरण दोस्तों आम्ल और क्षारक दोनों होता है, तो Al2O3 और ZNO इसका दोनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर का था दोस्तों कांसा का मिश्र धातु है, तो कांसा का दोस्तों मिश्र धातु का नाम है Cu और Sn, ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न का था चाकू से काटा जा सकता है, कौन सा धातु को दोस्तों आप चाकू से काट सकते हैं, तो लिथियम को भी, सोडियम को भी, पोटेशियम, तीनों को दोस्तों काट सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर का प्रश्न का था दोस्तों इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो 287 इसको जोड़िएगा तो 17 का 17 परमाणु संख्या किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर का था दोस्तों क्या कहता, 25 ध्यान से देखिएगा, तो 25 का दोस्तों प्रश्न था क्या कहता, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो अवंत त्रिबंध होता है, ये बिल्कुल सत्य है। मीथेन दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये गलत है, यानी कि वो संतृप्त होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर का था दोस्तों बेंजीन का अनुसूत्र होता है, बेंजीन का अनुसूत्र दोस्तों C6H6 होता है, ठीक है, C6H6। चलिए 27 दोस्तों इनमें से कौन तत्व उपधातु नहीं है, उपधातु इनमें कौन नहीं है दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस है, ये आपका उपधातु नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों 28 नंबर का था पायरुपेट के विखंडन से, ठीक है, यह क्या होता है CO2H2O तथा ऊर्जा देता है, तो यह जो एक क्रिया होती है दोस्तों कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। 29 नंबर का था पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पौधे में दोस्तों वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 30 नंबर का था दोस्तों प्रश्न है कि अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, तो कौन होता है दोस्तों अमाशय में दोस्तों कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो यहाँ पर पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर का था दोस्तों दो तंत्रिक के ठीक है, तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिका के खाली स्थान को दोस्तों हम लोग कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 32 नंबर का था दोस्तों कि फल को पकने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व है, तो फल को पकने के लिए दोस्तों एथिलीन नामक उत्तरदायित्व है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न है 34 नंबर का था निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर अंडाशय, गर्भाशय और डिंबाणु ये है, लेकिन शुक्रवाहिका ये नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 35 नंबर का था दोस्तों कि मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका के गुणसूत्र के लिए कितने युग्म होते हैं, तो दोस्तों टोटल युग्म में कितने होते हैं आपको बताना है, तो यहाँ पर किस्म बोला है, तो किसमें कहा मानव शरीर में, ठीक है। तो दोस्तों युग्म पूछा यानी कि जोड़ा पूछा है, तो कितने जोड़े होते हैं दोस्तों 23 जोड़े होते हैं, और यही दोस्तों अगर संख्या पूछता तो इसका आंसर होता है 46, ठीक है। युग्म बोला है तो 23 इसका राइट आंसर होगा, संख्या बोलता तो 46 होता, ठीक है, तो युग्म बोला तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 36 कहता है दोस्तों मानव की स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो कैसा होता है दोस्तों, तो एक्स होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 37 कहता है दोस्तों निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो दोस्तों DDT आपका जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर कहता है दोस्तों पेड़ पौधे तथा ठीक है पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्मजीव पर्यावरण के कैसे घटक है, ये दोस्तों जैविक घटक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों दो प्रश्न और बचिएगा, जो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों दो प्रश्न बोलता है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो दोस्तों यहाँ पर गैर पारंपरिक जो हाल फिलहाल में हो रहा है, तो कोयला पहले से है, पेट्रोलियम पहले से है, लेकिन पवन यह हाल फिलहाल है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विद्युत भी दोस्तों पहले से, ठीक है। चलिए 40 नंबर का है दोस्तों कुल तथा कुल जल संलयन की एक पुरानी विधि है, यह निम्नलिखित किन प्रदेश में दोस्तों उपयोग है, तो ये दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में उपयोग है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो इसी तरह दोस्तों आप सभी का जो साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव दोस्तों समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी से हम लोग VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख